हेलो बच्चों, ये क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसका भी ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, मैंने आपको पूरा अपलोड कर दिया है, देख लीजिएगा उसको। बहुत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारी चीज़ें डिस्कस कर दिया है मैंने, ठीक है। अब इस सेकेंड लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। सिंगल चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, डिराइव करके दिया है, क्या फॉर्मूला आता है वो भी बताया है, के क्यू बाई आर करके, है ना। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। एज वी लर्न इन द लास्ट चैप्टर, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ए, स्मॉल डिस्टेंस होता है, ठीक है। इट्स टोटल चार्ज इज जीरो। डाइपोल का टोटल चार्ज जीरो होगा क्योंकि डाइपोल जो है ना अरेंज होता है प्लस क्यू और माइनस क्यू के फॉर्म में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डाइपोल इस तरीके से होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू के फॉर्म में, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है एंड सेपरेशन इनके बीच का कुछ होता है 2a, ठीक है, जो कि मिड पॉइंट से ए डिस्टेंस पे और ए डिस्टेंस पे सेपरेट होता है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a। तो इसी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, बताया गया, जस्ट रिमाइंड कराया गया, मतलब बताया गया, समझाया गया। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ डाइपोल मोमेंट वेक्टर P हुज मैग्नीट्यूड इज Q इंटू 2a। तो पूरा कंप्लीट उसी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल देखा था, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल देखा था हम लोगों ने। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार जो भी हम पढ़ चुके हैं डाइपोल की वजह से उसको एक बार रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डिपेंड्स ऑन आर स्क्वायर, इसके बारे में ही पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ये जो बच्चों है ना, ये जो पूरी लाइन्स है यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये यही चीज़ बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डिपेंड्स ऑन 1/r²। क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आपको फील्ड याद हो तो फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या डिराइव किया था, KQ/r², KQ/r², जिसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर Q/4πε0r², ठीक है। ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं K को यहाँ पर एक्सपैंड करके। बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जब हम लोगों ने डिराइव किया था ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में आपको याद होगा कि कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन था R मच ग्रेटर देन A, उसके लिए क्या आया था फील्ड अपने पास, तो इक्विटोरियल पे। अब ये इक्विटोरियल क्या होता था बच्चों, तो इक्विटोरियल ये होता था कि -q एंड +q, मतलब एक्सिस से परपेंडिकुलर पॉइंट पे जब एंगल 90 डिग्री बनता था ना, जब ये r डिस्टेंस जो पोजीशन होता था पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, जब वो 90 डिग्री एंगल बनाता था तो उस पोजीशन को हम लोग बोलते थे इक्वेटोरियल, ठीक है। और एक्सियल किसको बोलते थे हम लोग, तो एक्सियल बोलते थे हम लोग जब इसी लाइन के अलोंग किसी पॉइंट पे यहाँ पर ऑब्जर्व करना हो मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे, ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ से r डिस्टेंस पे ऑब्जर्व करना हो तब। बट इन दोनों केस में देखिए तो एक्सिस वाले में या फिर इक्वेटोरियल वाले में किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/r³ पे डिपेंड कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था जो एक बार रिकॉल किया हम लोगों ने, ठीक है, कि पॉइंट चार्ज की वजह से r² पे डिपेंड करेगा रेसिप्रोकल में, और यहाँ पे r³ की वजह से r³ पे डिपेंड करेगा डाइपोल की वजह से। तो इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे बताया गया जो मैंने आपको डिटेल में फिर से एक्सप्लेन कर दिया है। As before we take origin at the center of the dipole, now we know that the electric field obeys the superposition principle। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, ठीक है। सुपरपोजिशन ये बोलता है कि किसी भी पॉइंट पे जितने भी चार्ज पार्टिकल्स है सभी की वजह से जो फील्ड होगा सबको ऐड करना है वेक्टरली, है ना, वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है। तो उसी लॉ को ये फॉलो करता है कौन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। Electrostatic potential also follows the superposition principle. Thus, the potential due to dipole is the sum of potential due to charges plus q and minus q। मतलब अगर मुझे यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पर, तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन दोनों की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करूँगा और लिख दूँगा, ठीक है। इन दोनों की वजह से पोटेंशियल फाइंड करूँगा, लिखूँगा। तो यहाँ पर एक डाइपोल हम लोगों ने सेटअप किया
पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। डिस्टेंस इसके बीच का 2a, ये सेंटर हो गया मिड पॉइंट, ठीक है। नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस हम लोगों ने एज्यूम कर लिया r2 एंड पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस एज्यूम कर लिया r1, ठीक है। और ये जो एक्सिस है r डिस्टेंस है ना, जो एक्सिस ये, इसको हम लोग मान लिए कि डाइपोल मोमेंट से ये थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो अब अगर मुझे पोटेंशियल लिखना होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो मैं क्या लिखूंगा, KQ/R1, बट अगर नेगेटिव की वजह से लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, -KQ/R2। माइनस क्यों लगाया साइन, मैंने सोचिए डिस्टेंस तो ठीक है R2 है तो लिख देंगे, बट माइनस क्यों लगाया, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। और पोटेंशियल मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अगर स्केलर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। ओके, सो उसी दोनों को आप पॉइंट पी पर निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग। बट अब प्रॉब्लम क्या होगी, तो देखिए R1 R2 यहाँ से डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है, इस पॉइंट P का जहाँ पर हम पोटेंशियल फाइंड करने वाले हैं। कहाँ से डिस्टेंस है, तो दोनों चार्ज से डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस तो अपने को प्रॉपर मालूम नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या मालूम है, ये R डिस्टेंस और ये पूरा इनके बीच का डिस्टेंस, यही तो मालूम है। जबकि ये जो पॉइंट O है वो है क्या एक्चुअली में, ओरिजिन है। तो मुझे R1 R2 फाइंड करना पड़ेगा। अब मैं R1 R2 कैसे फाइंड करूँगा, देखिए मैंने यहाँ पे पूरा फाइंड किया हुआ है। मैंने उसी डायग्राम को थोड़ा रोटेट करके हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और अगर ये नेगेटिव चार्ज है ना, और ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जहाँ पे मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँ, देखिए मैं यहाँ पर ये लिखूँगा कि मैं इस R का कॉम्पोनेंट ब्रेक कर देता हूँ। तो अगर मैं इस R का कॉम्पोनेंट ब्रेक करूँगा तो एक कॉम्पोनेंट इस लाइन पे आएगा, कितना आएगा, R cos थीटा, है ना। वेक्टर में आप कंपोनेंट ब्रेक करना सीखे हैं बच्चों आप लोग, ठीक है। और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर ब्रेक करेंगे जो कि कितना होगा, R sin थीटा। तो इसके पैरेलली मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया R sin थीटा को, ठीक है। तो ये R sin थीटा तो इसका पैरेलली होगा ना, तो इसको हम R sin थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अब अगर पाइथागोरस लगाएं हम लोग, है ना, पाइथागोरस लगाएं, तो मैं यहाँ से मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, देखिए ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a प्लस R साइन थीटा। तो मैं लिख दूंगा a प्लस R साइन थीटा। बट ये वाला डिस्टेंस कितना लिखूंगा मैं, एक मिनट, ये कॉस थीटा है ना, तो a प्लस R कॉस थीटा, और ये कितना डिस्टेंस है, R साइन थीटा, ठीक है। तो अब पाइथागोरस लगाऊंगा मुझे, क्योंकि मुझे ये R2 चाहिए। तो अब इधर से ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर हो गया, R साइन थीटा और a प्लस R कॉस थीटा। तो अगर दोनों बच्चों ये अगर परपेंडिकुलर हो गया, तो पाइथागोरस अगर आप लगाएंगे तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे आप, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं y मान लेता हूँ और इसको x मान लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर की जगह पे आप क्या रख देंगे, R साइन थीटा जो कि मैंने यहाँ रख दिया है, और x की जगह पे क्या रखेंगे, a प्लस R कॉस थीटा जो कि यहाँ रख दिया है। अब इन दोनों का आप देखिए, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको b मान लीजिए पूरे को, पे सॉल्व कीजिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2RA कॉस थीटा प्लस 2RA कॉस थीटा, ओके। और ये क्या हो जाएगा, R साइन थीटा दैट इज R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब अगर इन दोनों में से देखिए, अगर इन दोनों से मैं R स्क्वायर कॉमन कर लूँ तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, R स्क्वायर कॉमन करने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये R स्क्वायर यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा। तो इन दोनों को मिला करके ना सिर्फ R स्क्वायर होगा, प्लस में a स्क्वायर प्लस 2RA कॉस थीटा, ओके। अब मुझे इसको सिर्फ R2 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर R2 स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे R2 चाहिए। तो अगर बच्चों R2 की रिक्वायरमेंट है तो मुझे यहाँ से R को कॉमन करना होगा। तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि R स्क्वायर कॉमन कर लूँगा तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 2RA कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो अब एक R से R भी यहाँ पर कैंसिल होगा, तो फिर मुझे यहाँ से मिलेगा R स्क्वायर इंटू 1 प्लस a स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 2a बाई R कॉस थीटा। ये मेरे पास हो जाएगा कंप्लीट यहाँ पर, ओके। सो अब इसमें से देखिए, अगर कंडीशन ले लिया जाए, अगर ये कंडीशन ले लिया जाए कि अगर R बहुत ही बड़ा है
तो उस केस में क्या होगा, आर का वैल्यू बहुत बड़ा होगा तो ये पार्ट तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट सेकेंड जो स्क्वायरिंग वाला पार्ट है ना, स्क्वायरिंग वाला, वो तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये अगर नेग्लिजिबल हम नहीं भी करते हैं तो ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 + 2a। अभी ये भी होगा नेग्लिजिबल, अभी इसको भी देखेंगे हम लोग, अभी क्या इसमें कैंसिल होगा वो भी देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग R2 है ना, एक मिनट, R2 इज इक्वल टू, ये R हो जाएगा और ये 1 + 2a/r इंटू कॉस थीटा, तो होल पावर 1/2, मतलब बोथ साइड में हम स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है, बोथ साइड में हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे। तो अब यहाँ से मैं इसको अगर 1/r2 कर दूँ, 1/r2 कर दूँ, तो ये क्या मिल जाएगा, 1/r इंटू 1/r इंटू 1/1 + a/2a/r इंटू कॉस थीटा टू द होल पावर 1/2। तो यहाँ से ये 1/r2 इज इक्वल टू 1/r इंटू 1 + 2a/r इंटू कॉस थीटा टू द होल पावर -1/2, क्योंकि जब ये डेनोमिनेटर से जाएगा न्यूमरेटर में, तो डेनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर जाएगा तो ये पावर -1/2 हो जाएगा। फिर जब बाइनोमियल एक्सपेंशन हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बोलता है कि अगर 1 + x टू द पावर -n है और x का वैल्यू बहुत ही छोटा है, तो ये जो n है पावर में -n, वो इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसी टाइप से यहाँ पर 1/r इंटू -1/2 इंटू 2a/r इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ से 1/r2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/r इंटू 1 - a/r कॉस थीटा। ओके, सो ये हम लोग को यहाँ से मालूम हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद देखिए, जब ये 1/r2 मालूम हो जाएगा, तो हम लोग अब R1 का भी देखेंगे। अब यहाँ से तुम एक चीज़ तो क्लियर दिख रहा है कि R2 का डिस्टेंस ज़्यादा है और R1 का डिस्टेंस कम है, छोटा दिख रहा है यहाँ पर। तो अब अगर हम R1 फाइंड आउट करें बच्चों, तो R1 के लिए मैं क्या लिखूँगा कि R1 के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा क्या हो गया, देखो ये पूरा डिस्टेंस A है और इसका कंपोनेंट ब्रेक करें तो इधर क्या है, r cos थीटा। तो अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, a - r cos थीटा, और ये r sin थीटा है ही यहाँ पर। तो अब उस हिसाब से अगर उस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर R1 कैलकुलेट करें, तो देखिए क्या लिखेंगे, ये पूरा मैथमेटिक्स है ना, तो इसको समझना ज़रूरी है। r sin थीटा और ये हो जाएगा a - r cos थीटा। तो यहाँ से आपको ये R1 मिल जाएगा। तो फिर इसको पाइथागोरस लगा दीजिए, ठीक है, r sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस a - r का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस है और बाकी यहाँ पर क्या था, प्लस था। जब इधर में प्लस था तो ये प्लस वाला फॉर्मूला आया था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक, और लास्ट में माइनस हो गया था। जब यहाँ पर माइनस है तो लास्ट में जो रिज़ल्ट आएगा ना, वो रिज़ल्ट देखिए क्या होगा यहाँ पर, यहाँ जो लास्ट में जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा 1/r1 इज इक्वल टू 1/r इंटू 1 + a/r इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसी चीज़ को उठा करके आपको कहाँ रखना है, जो यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में रखना है। अब देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला है कितना है यहाँ पर, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है बच्चों यहाँ पर 1/4πε0 इंटू q/r1 - q/r2। ओके, तो यहाँ पर q/r1 - q/r2। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग रखते हैं इसको। तो पोटेंशियल का पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो 1/4πε0, साथ में यहाँ पर चार्ज क्या होगा, चार्ज कॉमन हो जाएगा, चार्ज को कॉमन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका पोटेंशियल कम आएगा।
एक चीज़ तो क्लियर है ना कि जिसका भी डिस्टेंस कम होगा उसका पोटेंशियल कम आएगा। तो डिस्टेंस तो R2 यहाँ पर क्या है देख लीजिए एक बार, तो 1/R2 है ना, ये है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, एक सेकेंड, 1/R1 माइनस 1/R2। ओके, क्योंकि ये R2 वाला जो डिस्टेंस है ना नेगेटिव चार्ज वाला है, तो अब इधर से आप लिखिए Q/4πε0 और 1/R1 कितना फाइंड किया हम लोगों ने, 1/R1 फाइंड किया हम लोगों ने 1/R इंटू 1 + a/r cos थीटा माइनस 1/R2 कितना है, तो 1/R इंटू 1 - a/r cos थीटा। तो अब इधर से 1/R कॉमन कर लें, तो अगर हम लोग 1/R कॉमन करेंगे तो Q/4πε0r, ठीक है। तो इधर में 1 + a/r cos थीटा माइनस 1 + a/r cos थीटा। अब देखिए ये तो पार्ट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू Q/4πε0r इंटू 2a/r इंटू cos थीटा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करें, तो ये r और ये r मिल के दोनों r, ये देखो ये r² हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर Q इंटू 2a इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई 4πε0 r²। तो ये Q इंटू 2a क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को। और इसको चाहे तो आप 1/4πε0 को लिख सकते हो K, तो यहाँ से आ जाएगा K इंटू P डाइपोल मोमेंट इंटू कॉस थीटा अपॉन r², ठीक है। अब ये देखो तो ये P cos थीटा के फॉर्म में आया ना, तो P cos थीटा के फॉर्म में आया, तो हम जानते हैं कि A.B इज इक्वल टू क्या होता है, AB cos थीटा। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि K P वेक्टर डॉट r कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो आप डॉट r कैप लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है, अपॉन r²। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। देखिए अब हम लोग वापस इस पे आते हैं, तो यहाँ से हम लोग को देखो मैंने भी लिखा है कि KP cos थीटा पे r², तो यहाँ पर आया भी है, देखो KP cos थीटा पे r² है ना, K को या ब्रेक कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4πε0 r², तो वही चीज़ यहाँ पर भी आया डिराइव होकर के। ओके, जहाँ पे P cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर डॉट r कैप, ठीक है। और थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन पोजिशन वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर। यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पोजिशन वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर। अब जो मैंने P को रिप्लेस किया था वहाँ पर Q इंटू 2a को P से, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हो गया। देखिए यहाँ मैंने रिप्लेस किया ना, अभी यहाँ पर रिप्लेस किया मैंने अभी कि Q इंटू 2a को P से रिप्लेस किया है। ओके, तो कंप्लीट यहाँ पर जो पोटेंशियल है ड्यू टू डाइपोल वो डिराइव हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बच्चों जो r कैप है वो एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा O से P की तरफ होगा। यहाँ पर O क्या था, तो O था ओरिजिन और P था पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए O ओरिजिन दोनों चार्ज के बीच का मिड पॉइंट और P है पॉइंट ऑफ पोजीशन जहाँ पे हम लोग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि r कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पोजिशन वेक्टर OP। r कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पोजिशन वेक्टर OP। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल इज देन गिवन बाई V इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1/4π, ये जस्ट अभी लिखा है मैंने यहाँ पर, देखिए 1/4π या फिर KP वेक्टर डॉट r कैप अपॉन r², ये हो जाएगा। ओके, अब उसी चीज़ में देखिए, तो यहाँ पर अगर एंगल 0 डिग्री होगा, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला में कॉस थीटा आ रहा था ना, तो अगर एंगल 0 डिग्री होगा, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाया हूँ, देखो कि अगर ये जो फॉर्मूला है अपने पास, ये वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार साइड में, कि पोटेंशियल का फॉर्मूला यही है ना,
के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो अगर इसमें अगर थीटा का वैल्यू ज़ीरो होगा, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू ज़ीरो होगा तो क्या मिलेगा अपने को, के पी, ये पूरा के है तो के पी अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज थीटा ज़ीरो है। और थीटा ज़ीरो तभी मिल सकता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल एक्चुअली में थीटा एंगल है कितना, क्या है मतलब, इसको क्या समझेंगे। तो थीटा एंगल यही है ना कि दो डाइपोल अगर चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इनका डाइपोल तो हमेशा कहाँ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। तो अगर ये जो एक्सिस आर था ना, अगर ये जो आर वेक्टर पॉइंट पी इधर ऑब्जर्वेशन वेक्टर इधर हो, जैसे पहले हम लोग आर वेक्टर इधर ले रहे थे तो थीटा एंगल, ठीक है, अब अगर ये इधर हो जाएगा तो एंगल कितना, 0 डिग्री। अब अगर वही जो पोजीशन पी है अगर इसके साथ अपोजिट में इधर हो जाए तो एंगल कितना बनेगा, 180। ओके, समझ में आया बच्चों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस क्यू और इधर में प्लस क्यू, ओके, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इधर हो जाए तो देखिए डाइपोल मोमेंट वेक्टर तो इधर हो गया, बट आपने जो पॉइंट लिया है ऑब्जर्वेशन पॉइंट वो इधर हो गया, तो एंगल कितना बनेगा, 180। तो अगर एंगल 180 बनेगा तो फिर यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे cos 180 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, cos 180 का वैल्यू -1। फॉर थीटा पाई बाई टू, थीटा पाई बाई टू बोलने का मतलब क्या हुआ बच्चों, तो थीटा पाई बाई टू बोलने का मतलब हो गया यहाँ पर कि अगर ये माइनस क्यू और अगर ये प्लस क्यू है तो अगर एग्जैक्टली ऐसे 90 डिग्री एंगल पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उस टाइम पर क्या होगा, दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर अगर होगा तो पोटेंशियल कैंसिल कर देगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर एंगल पुट कर दीजिए 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, इसलिए पोटेंशियल पे क्या मिलेगा, 0। मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे, अगर आप इक्वेटोरियल पे देखते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा पोटेंशियल 0। बट अगर आप एक्सिस पे जाते हैं तो एक्सिस पे अगर डाइपोल के डायरेक्शन में आप फाइंड करेंगे कहीं पर तो आपको मिलेगा पॉजिटिव पोटेंशियल, अगर डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव पोटेंशियल। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि थीटा का वैल्यू हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब यहाँ पर ये बोल रहा है एक पॉइंट कि अगर ये एक्सिस है डाइपोल का, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ठीक है, और कोई अगर ये जनरल पॉइंट है पी और यहाँ पर थीटा है, तो अगर इस वायर को अगर थीटा एंगल पे रोटेट करेंगे ना, जैसे इधर की जगह पे अगर आप इधर कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, तब भी रिजल्ट पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, क्योंकि पहले इधर था अब इधर हो गया रोटेट होकर के, तब भी एंगल क्या है, सेम, क्योंकि अगर इसको रोटेट करोगे ना तो एंगल आपको सेम ही मिलेगा। तो वही उसी के बारे में बोल रहा है कि अगर एंगल सेम मिलेगा, सेम एंगल पर अगर रोटेट करेंगे आप तो फिर आपको रिजल्ट भी पोटेंशियल का सेम मिलेगा। द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन आर बट ऑल्सो ऑन एंगल बिटवीन आर एंड पी। देखिए ये लिखा है मैंने, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस और एंगल, दोनों पे डिपेंड करता है, और एंगल क्या होता है, थीटा बिटवीन पी एंड आर, मतलब डाइपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, दोनों के बीच। तो वही लिखा है कि दोनों पे ही डिपेंड करेगा। इट इज हाउ एवर एक्सियली, देखो एक्सियली सिमेट्रिक अबाउट पी, दैट इज इफ यू रोटेट पोजीशन वेक्टर आर अबाउट पी, मतलब पी के अबाउट रोटेट करते हो, कीपिंग थीटा फिक्स्ड, तो थीटा फिक्स करके रोटेट करते हो, थीटा को चेंज नहीं करना है, तो उस रिस्पेक्ट में क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू पी सेम पोटेंशियल मिलेगा आपको हर पॉइंट पे। अगर आप थीटा को सेम रख कर रोटेट करोगे ना तो आपको सेम पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। तो लार्ज डिस्टेंस पे यहाँ पर 1/r² के टर्म में होता है पोटेंशियल, जबकि पॉइंट चार्ज की वजह से 1/r के टर्म में होता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ लिख के दिए हुए। देखो, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज डिपेंड्स ऑन 1/r, जबकि देखो यहाँ पे है ना Kp/r, Kq/r होगा बच्चों, एक मिनट, ये होगा Kq/r, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो होगा Kq/r, जबकि डाइपोल की वजह से क्या होगा, Kp/r²। तो देखो पॉइंट चार्ज की वजह से 1/r पे डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल, जबकि डाइपोल की वजह से 1/r² पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ड्यू टू डाइपोल
जिसको मैंने शॉर्ट नोट्स बना कर भी लिखा है, पूरा मैथमेटिक्स जो इसका है डेरिवेशन वो आपको पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो, डेरिवेशन करने में दिक्कत नहीं आए, बिल्कुल क्लियर आपका डेरिवेशन हो जाए वहाँ पर, इसलिए। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा बच्चों, उसमें हम लोग इस चैप्टर का जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग स्फेयर की वजह से भी डिराइव करेंगे पोटेंशियल, और उसके बाद फिर हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी कवर करेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों। ओके, थैंक यू गाइज।